देखिएगा, आते हैं, स्क्रीन दिख रहा है ना। जी दिख रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, वैकेंसी की संख्या है, वैकेंसी 5/2025 की ये बहाली जो है कि आपको आई है, मतलब साल 2005 में बिहार एसएससी की ये 5वीं बहाली। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि भी निर्धारित कर चुका गया है, 18/8 से लेकर 17/9 तक, मतलब कि सितंबर के 17 तारीख तक जो है कि आप अंतिम पेमेंट करेंगे, 19 तारीख तक आप अंतिम फॉर्म भर सकते हैं। कोशिश करिएगा 17 से पहले ही सब फॉर्म को फिल कर देने का। इसे मिनी आईएएस के नाम से बिहार में जाना जाता है। सचिवालय में इसमें नौकरी होगी, साथ साथ कुछ और सारे पोस्ट हैं, आगे उस पर भी चर्चा जो है कि आपको करेंगे। अगर पटना में ड्यूटी लगता है तो मंडे टू फ्राइडे ड्यूटी होगा और सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, ठीक ना। इन हैंड सैलरी की बात करेंगे, 65,000 प्लस जो है कि आपको इन हैंड सैलरी जो है कि आपको हैंड में मिलने वाला है, काट छाट के आपको पटना में, है ना। पटना में इससे ज्यादा जो है कि आपको मिलेगा, 65 प्लस जो है कि आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो है कि आपको होगा, और इसी में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसी को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, एएसओ के नाम से जाना जाता है, लेवल 7 का जो है कि आपको जॉब है। और इसमें कोई भी मान्यता प्राप्त आप विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी से अगर आप पास आउट हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। देखिएगा, दूसरा वैकेंसी है, दूसरा है योजना सहायक, लेवल 7 का ये भी पोस्ट है। और ये भी किसी भी आप अगर स्नातक पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तीसरा है कनीय जो है कि आपको सांख्यिकी पदाधिकारी, लेवल 7 का है। ये भी जो है कि बोल रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। देखिए अब जो है कि यहाँ से देखिएगा, गणित में, किसमें, मैथ में, अर्थशास्त्र में, या वाणिज्य या कॉमर्स में, या सांख्यिकी, ये चारों में से है, तभी इस पोस्ट के लिए आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। किस पोस्ट के लिए, कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए जो है कि आप एलिजिबल होंगे, सर या ये मैथ आपका ग्रेजुएशन है है। ना। हाँ, मैथ होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, सांख्यिकी जो है कि अगर है तब आप होने वाले हैं। और एक है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेवल लेवल 6 का जो है कि आपको जॉब होगा। यह भी जो है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त से, स्नातक के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीएससी बीसीए बीएससी आईटी समक्ष जो है कि आपको होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं इसमें। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाला जो छात्र होगा ये सब भर सकते हैं, मतलब कि अगर ये आपके लिए नहीं है, साधारण आदमी के लिए नहीं है, जो पीडीडीसीए किया होगा वही जो है कि इस फॉर्म को भर सकता है, मतलब उसी में ये जो है कि गिनती आएगा, अन्यथा गिनती नहीं आएगा। देखिएगा अगला है कि अच्छा अनकेक्षण, सर, है अच्छा ना। सर सर, एक मिनट सर। हम्म, बोलिए। अरे जैसे माने इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, जो ग्रेजुएशन किया हुआ है और पीजीडीसीए किया होगा, अगर कंप्यूटर कोर्स तो हो जाएगा ना हाँ उसका। हाँ हाँ, हो जाएगा। देख, अरे तो बोल तो दिया है कि अगर पीजीडीसीए यहाँ पर आप किए होंगे तो आप हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक तो है। बोल तो दिया कि ठीक अगर है। पीजीडीसीए किए हैं तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अंकेक्षण निर्देशालय विभाग वित्त विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें वाणिज्य मतलब कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, सांख्यिकी से, अगर और गणित से, इसमें से कोई अगर विषय से आप किए हैं तो आप जो है कि आपको इसमें धारक हो सकते हैं, है ना, ये हो सकते हैं। और अगला है लेवल 5 का, ये है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होते हैं स्नातक। स्नातक में गणित के साथ साथ अथवा अथवा वाणिज्य जो है कि स्नातक, या मैथ से या इकोनॉमिक्स से अगर आपका है तो आप भर सकते हैं। मतलब मुख्य रूप से अगर जो देखा जाए तो यह जो है कि आपके लिए होगा, यह पोस्ट आपके लिए है। जो आपको नॉर्मल भी स्नातक किया हुआ है उसमें हम टिक लगा देते हैं रेड कलर से, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। आप यही दोनों पोस्ट के लिए आप मुख्य रूप से हैं, जो नॉर्मल स्नातक हैं। उसके बाद सब में अलग अलग कुछ ना कुछ मांग रहा है, जिसको अपना अपना देख लीजिएगा कौन कौन आप स्नातक किए हुए हैं। मतलब मुख्य रूप से योजना सहायक के लिए और आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इस दोनों के लिए आप जो है कि आपको भर सकते हैं इस फॉर्म को। बाकी सब सब में अलग अलग है, जो जो जिसका मान्यता रखता होगा वो बाकी सब के लिए जो है कि आपको फाइट करेगा। ठीक है आप सर। जिसका मान्यता नहीं रखते हैं, आपके लिए बस दुइये गो है, एगो एएसओ, एगो योजना सहायक, बस ये दो है। बताइए आगे क्या कुछ दिक्कत है यहाँ पर। बोले सर सब्सिडरी में भी रहेगा तो चलेगा ना। अब इसमें जो है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक के साथ तो मान्यता प्राप्त संस्थान जो है कि पीजीडीसी, आगे देखते हैं उसमें जो है कि आपको पता चलेगा, है ना। आगे जो है कि आपको देखते हैं। देखिएगा इसमें वैकेंसी है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मतलब एएसओ का पोस्ट की बात करेंगे, कितना है, 1064 जो है कि आपको पोस्ट एएसओ का निकल कर सामने आया है। 1064 जो है कि आपको पोस्ट है। योजना सहायक का 88 गो पोस्ट है। ये दोनों आपके लिए जो है कि आपको जरूरत है, बाकी लोगों के लिए अपना अपना देख लीजिएगा। जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है उनके लिए जोड़ देते हैं 1064,
और इधर हो गया 88। जोड़ लीजिए, 8 4 12 के 2 हाथ में एक, 814, एक 15 के 5 हाथ में एक, एक और एक, 1152 वैकेंसी पर आप फाइट कर सकते हैं। ठीक है, 1152 आपके लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए, बाकी जो अपना जिसमें योग्यता रखते होंगे उनके लिए आगे का अपना है। अगर टोटल सीटों की बात करेंगे, टोटल सीट कितना आया है, 1481 जो है कि आपको टोटल सीट जो है कि आपको आया है। ठीक, 1481 आया है। देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि बिहार राज्य के मूल निवासी महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कितना परसेंट किया गया है। इसमें जो है कि महिलाओं के लिए 35% का क्षैतिज आरक्षण जो है कि आपको किया गया है। मतलब 35% सीट किसके लिए रिजर्व है, तो महिलाओं के लिए जो है कि आपको रिजर्व रखा गया है। आगे देखिएगा, उम्र सीमा की बात करेंगे, कब से आयु काउंट होगा आपका। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 से किया जाएगा। मतलब 1 अगस्त से जो है कि इसकी गणना किया जाएगा। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हुए हो एवं उक्त तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के धारक हो अथवा उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशाखा विभाग जो है कि आपको 2006 के आलोक में परीक्षा के पात्र होंगे। मतलब वही जो है कि आपको बोल रहा है। अनारक्षित के लिए देख लीजिएगा, न्यूनतम आयु आपको कितना चाहिए, न्यूनतम आयु 21 साल चाहिए, है ना। पुरुष के लिए अनरिजर्व के लिए बहुत एज दिया है, 37 साल। ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40, है ना। अनारक्षित जो है कि आपको महिलाओं के लिए 40, ठीक ना। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल जो है कि आपको दिया गया है, ठीक ना। 42 साल जो है कि आपको दिया गया है। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल का अधिकतम, तो 42 और 10 कितना हो गया, 52 साल जो है कि आपको हो गया। बाप रे, 52 साल, 60 साल में रिटायरमेंट है, 8 साल नौकरी करेगा तब तो, है ना। आगे चलते हैं, ये यूएज एज जो है कि आपका हो गया 21 साल कम से कम होना चाहिए। अपना अपना 21 देख लीजिएगा, जो नया नया है उनके लिए दिक्कत है थोड़ा सा। 21 देख लीजिएगा, 1/8 तक आपका 21 साल पूरा हो जाना चाहिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिएगा, आगे आगे मुख्य विषय पर आते हैं, समान प्रशाखा विषय। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। देखिएगा क्या बोलता है कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी अपने जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही सही स्पष्ट रूप से उदित करना अनिवार्य होगा। जो भी आपका है वह सही सही अपना जाति लिखिएगा और कोटि लिखिएगा, है ना। परीक्षा की प्रकृति कैसे होगी, इस बार केवल और केवल वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जो है कि आपको आने वाला है। इसके बाद जो भी होगा सब सब्जेक्टिव जो है कि आपको होने वाला लास्ट एग्जाम है जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा। कर्मचारी चयन आयोग के नियमावली 2010 के अनुसार 40,000 से अधिक, अच्छा आपको लग रहा है कि 40,000 से अधिक जो है कि आपको फॉर्म, 40,000 से कम गिरेगा, 40,000 से अधिक गिरेगा, लाखों लाख की संख्या में गिरेगा। तो 40,000 से अधिक फॉर्म गिरने पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन, और इससे अधिक फॉर्म गिरने पर प्रारंभिक के साथ साथ अधिक चरणों, मतलब पीटी और मेंस दोनों जो है कि आपको एग्जाम होगा। पीटी भी होगा और क्या होगा, और आपका मेंस भी जो है कि आपको होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धता की 5 गुना जो है कि आपको लोगों को चयन किया जाएगा। मतलब वही समझिए 1483 गुना 5 कर लीजिएगा, इतना लोगों का चयन किया जाएगा। किसके लिए, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। आगे चलिएगा, समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के आधार पर, मतलब कि जिसका ज्यादा जन्म तिथि होगा, अगर आपका 1998 का है और किसी दूसरा व्यक्ति का 1996 का है, आपका भी 98 नंबर आया, उनका भी 98 नंबर आया, तो आपको छोड़ देगा, उनको उठा लेगा। ये भी बात जो है कि आपको कहा गया है यहाँ पर। परीक्षा हेतु निर्धारण पाठ्यक्रम की बात करेंगे, क्या क्या होगा, सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस होगा 75 को होगा, है ना। 75 50 देखिएगा, 50 होगा आपका, 50 जी 50 50 50 50 50 हो गया 150। अब देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं, मैथ मैथ होगा आपका 25 को, साइंस साइंस होगा आपका 25 को। ठीक है, उसके बाद जीके जीके और करंट बात करेंगे, जीके करंट होगा 50 को। रीजनिंग रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग होगा 50 को। देखिए तो 150 हो गया क्या, जोड़िए तो 50 दूना 100, आप 50 हो गया 150। ठीक है, 150 का आपका एग्जाम होगा, आपका 150 का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, यही आपका सिलेबस है। 25 गो मैथ है, 25 गो साइंस है, 50 गो जीके जीएस, मतलब जीके जीएस और साइंस मिलाकर टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 75 गो जो है कि आपको हो गया। रीजनिंग भी जो है कि आपका कितना हो गया, रीजनिंग हो गया 50 गो जो है कि आपको हो गया। टोटल जो है कि आपको इतना जो है कि आपको हो गया। ठीक है, 150 सवाल होंगे और सही के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब निगेटिव भी है 1/4, इसमें क्या है, इसमें निगेटिव भी 1/4 जो है कि आपको होने वाला है। और 2.25 घंटा का एग्जाम जो है कि आपको होने वाला है। 2 घंटा 15 मिनट में जो है कि आपको बनाना होगा। ठीक ना। प्रारंभिक परीक्षा में जो है कि आपको माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा।
और अगर हिंदी और अंग्रेजी प्रश्न में जो है कि कोई विभिन्नता होती है तो किसको मान्य करेगा, तो अंग्रेजी वाले को मान्य करेगा। साफ साफ जो है कि आपको यहाँ पर बोल दिया है कि अगर कोई दिक्कत होता है तो हम अंग्रेजी वाला को मानेंगे, हिंदी वाला को नहीं मानेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। देखिएगा सिलेबस जो है कि आपको क्या है, सिलेबस यहाँ साफ साफ लिख दिया है। एनसीईआरटी से पूछेंगे, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन से जो है कि आपको बुक जो आता है बिहार बोर्ड से उससे पूछेंगे, और आईसीएससी के बोर्ड से जो है कि आपको अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक से ही मान्य होगा, अन्य किसी पुस्तक से जो है कि आपको मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये जो है कि आपको बोल दिया है। मतलब फुल्ली बेस्ड की बात करेंगे, एनसीईआरटी जो हमेशा से देता है वही चीज जो है कि आपको दिया है। सिलेबस में जो है कि आपको समान अध्ययन में देखिएगा इसमें आपको क्या क्या आएगा। इसमें जो है कि आपको हिस्ट्री आएगा, है ना, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, है ना, पर्यावरण आएगा, है ना, पर्यावरण आएगा। उसके बाद जो है कि आपको देखिएगा विविध जो है कि आपको आएगा, विविध आएगा, है ना। और इसके बाद समसामयिकी मतलब करंट अफेयर जो है कि आपको हो गया ये, है ना, भारत के पड़ोसी देश, ये ज्योग्राफी का ये सिलेबस हो गया। उसके बाद देखिएगा सामान्य विज्ञान में जो है कि आपको भौतिक पूरा, रसायन पूरा, जीव विज्ञान पूरा हो गया। गणित में देखिएगा, गणित में जो है कि आपको अर्थमेटिक जो है कि आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक को कवर करना है। एडवांस में कुछ ही जो है कि आपको गिने चुने चैप्टर जो है कि आपको पढ़ना है। एडवांस में कुछ ही गिने चुने चैप्टर जो है कि आपको देखना है। रीजनिंग में आपको सारा का सारा जो है कि आपको एनालॉजिकल जो है कि आपको रीजनिंग सारा का सारा जो भी आपका है सिलेबस में सब जो है कि एसएससी वाला सिलेबस उठा के यहाँ भी रखा है। मुख्य परीक्षा में पेपर 1 हिंदी होगा, हिंदी क्वालिफाई नेचर का होगा, और दूसरा पेपर होगा सेम होगा किसका, जीएस का पेपर जो है कि आपको होगा। और दूसरा पेपर जो है कि इसमें भी मैथ देखिएगा तो इसमें भी मैथ जो है कि आपको 25 गो, इसमें भी साइंस को देखिएगा, साइंस भी आपको इसमें भी 25 गो, इसमें भी जो है कि आपको करंट अफेयर और जीके को देखिएगा तो जीके इसमें हो जाएगा 50 गो, और एक क्या बचा, एक हो गया रीजनिंग। रीजनिंग जो है कि इसमें भी कितना होगा, 50 गो होगा, टोटल हो जाएगा इसमें भी 150 क्वेश्चन। इसी पर आपको मेंस में मेरिट जो है कि आपको बनने वाला है। जितना ज्यादा नंबर लाइएगा उतना प्रॉफिट में रहिएगा, उतना जो है कि मेंस में, है ना, मेरिट बनने की संभावना जो है कि आपको और रहने वाली है। देखिएगा बोल रहा है ये कटअप जो है कि आपको 40% हम जनरल का मान करेंगे, इससे कम आएगा तो फेल कर देंगे। ऐसा कुछ मत सोचिएगा, कटअप इससे दुगुना रहने का उम्मीद है ना। जितना आप सोच रहे हैं ना इससे दुगुने जो है कि आपको रहेगा। ये न्यूनतम खाली लिखने के लिए है कि लिख देता है कितना चाहिए, लेकिन कटअप क्या जाता है सबको पता है, आप लोगों को भी पता है। अब देखिए परीक्षा फी कितना देना है ना। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए मतलब जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए 540 रुपया देना है। एससी एसटी के लिए 135 रुपया देना है। सभी श्रेणी के दिव्यांग जनों के लिए 135 रुपया देना है। और सभी जो है कि श्रेणी के महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के मूल स्थायी होनी चाहिए महिला, 135 रुपया लगेगा। अब बिहार के बाहर सभी के लिए जो है कि महिला और पुरुष को 540 रुपया का पेमेंट करना होगा। मतलब महिलाओं के लिए 135 रुपया में आपका फॉर्म भरा जाएगा, अब पुरुष के लिए 540 रुपया में आपका क्या होगा, फॉर्म जो है कि आपको भरा जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। परीक्षा शुल्क की राशि जो है कि आपको पर जो है कि प्रतिक्रिया शुल्क जो है कि प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सर्विस टैक्स अभ्यर्थियों द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। अच्छा, प्रोसेसिंग चार्ज जो है कि आपको नेट चार्ज अलग से लगेगा, सर्विस चार्ज जो है कि अलग से लगेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से करते हैं तो उसका अलग से चार्जेस जो है कि आपको बैंक काटेगा, वो आपको अलग से देना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक, आगे चलते हैं। आपको करना है 18/8 से आवेदन करना है, 17/9 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में जो है कि आपको बोला गया है। आरक्षण के लिए थोड़ा इस विषय को पढ़िएगा, है ना। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के संप्रति जो है कि प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही तय होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण की दावा नहीं करने पर आरक्षण जो है कि आपको नहीं दिया जाएगा। जाति, लिंग के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हें उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवासी कहाँ का हो, बिहार राज्य का हो, अर्थात वह बिहार के मूल निवासी हो, है ना। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ जो है कि आपको नहीं मिलेगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण का प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। मतलब कि आप निवास प्रमाण पत्र दीजिएगा तभी आपको आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवार के अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब कि आप जब फॉर्म भरिएगा उस समय आपको क्या मांगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र आपसे उस समय मांग लेगा। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, पिछड़े जाति के लिए आपको एनसीएल प्रमाण पत्र जो है कि आपको मांग रहा है। ये सब जो है कि आपको मांग रहा है। आरक्षण के दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए जाति क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, उसके
पति के नाम पर नहीं होना चाहिए, है ना, उसके पिता के नाम पर जो है कि आपको होना चाहिए। किसके नाम से बना होना चाहिए, मतलब उसका जो नैहर है उस नैहर के आधार पर जो है कि आपको बनना होना चाहिए। और जो शादीशुदा नहीं है उसका उसका तो ऑलरेडी पिता के आधार पर बनता है ना। ये भी जो है कि आपको होगा। देखिएगा आगे, देखिएगा आगे बोलता है कि आरक्षण के दावा करने वाले उम्मीदवार अपने जाति के अनुरूप, है ना, अनुरूप जो है कि पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण की कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन जो है कि भरने समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समकक्ष प्राधिकार से निर्गत, मतलब कि जिससे आपको निर्गत होना है प्रमाण पत्र, उससे प्रमाण पत्र जो है कि आपको निर्गत होना चाहिए और भौतिक रूप से आपके पास उपलब्ध जो है कि आपको होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, उनके समान श्रेणी में उनको माना जाएगा। उदाहरण के स्वरूप जो है कि यदि बीसी कोटि के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में ईबीसी अगर अंकित कर देते हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उन प्रमाण पत्र समीक्षा के, है ना, दौरान बीसी कोटि में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तो उन्हें अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा। मतलब कि अगर आप कोटि भरने में दिक्कत कर दिए तो बाद में आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, आपको नहीं रखा जाएगा। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। यदि उम्मीदवार प्रमाण पत्र समीक्षा के दौरान संगत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें अनारक्षित मतलब जनरल में मान्य कर दिया जाएगा। तदनुसार जो है कि आयोजन प्रतियोगिता परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, परीक्षा फल की समीक्षा कर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपका बीसी से आ गया और जनरल से आप अगर हैं तब आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। अगर आपका नंबर जनरल इतना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो भी आपका कैटेगरी हो सही सलामत भरिएगा। आगे चलते हैं। समान प्रशासन विभाग के अनुरूप जो है कि ये आपको क्या बोल रहा है, छोड़िए आगे देखिएगा क्या बोल रहा है ना। समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना के अनुसार 21/5/2025 के आलोक में राज्य के निवासी बेंचमार्क दिव्यांग जन मात्र ही 36 आरक्षण के अनुमान होंगे। ये सब छोड़िए हटाइए, आगे चलते हैं। अस्थायी व्यक्तता, इसको भी नहीं करना है। आगे देखिएगा, समान प्रशासन विभाग 36% आरक्षण की बात कर रहा है। आगे देखिएगा, भूतपूर्व जो है कि आपको सेनानी के लिए बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, महिलाओं के आय संपत्ति अचल निवास प्रमाण पत्र के लिए जो है कि आपको ठीक है। उम्र सीमा की छूट, वंचित, हाँ, सभी वंचित जो है कि आपको प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि या संशोधित किए गए स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक होना अनिवार्य है। मतलब कि जो आपका भर रहा है ना उससे पहले का होना चाहिए, अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए, उससे आगे का नहीं होना चाहिए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र क्या नहीं होगा, मान्य जो है कि आपको नहीं होने वाला है। ये भी बात जो है कि आपको बता दिया गया है। क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे बोल रहा है कि किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण जो है कि आपको सूचना देने पर चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनुचित तरीका से अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को जो है कि आपको उसका रद्द जो है कि आपको कर दिया जाएगा। ये भी जो है कि आपको बात बोला गया है ना, कि रद्द कर दिया जाएगा। आगे आते हैं, आगे देखिएगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन प्रमाण पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र या पता बदलकर अगर भरे जाते हैं तो उनकी स्थिति में आवेदन पत्रों को स्वीकार करते हुए अभ्यर्थियों का दोनों आवेदन को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए सोच समझ के भरिएगा। एक से अधिक गलती हो जाएगा तो एक से अधिक नहीं भर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर भरते हैं तो दोनों आवेदन रद्द हो जाएगा। इसलिए गलती भी हो गया थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो उसको जो है कि बाद में आयोग के माध्यम से सुधारा जा सकता है। अगर आप दूसरा फॉर्म भर देते हैं तो फिर आपका काम खत्म है। अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे और अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र फोटो सहित के प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट, है ना, अद्वितीय रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में जो है कि आपको निर्गत नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। समान प्रशासन विभाग पटना के अनुसूचना नंबर इतना के अनुसार जो है कि आपको कैसा होगा देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोल दिया है कि परीक्षा, लिखित परीक्षा आपका कौन सा मोड में होगा, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है ऑनलाइन मोड में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफलाइन मोड, अच्छा, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में आयोजित हो सकती है। मतलब वो अब आयोग डिसाइड करेगा कि आयोग आपका एग्जाम कैसे लेता है, या ऑनलाइन लेता है या ऑफलाइन लेता है, यह आयोग के ऊपर है। लेकिन बात लिख दिया गया कि हम दोनों में से कुछ भी तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, या ऑनलाइन करवा सकते हैं या ऑफलाइन करवा सकते हैं। क्लियर हो गया बात। तो आपका एग्जाम भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में से हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर आ गया है ना, 18/8 से शुरू होगा
और 17/9 तक जो है कि आपको पेमेंट होगा और 19/9 तक अंतिम जो है कि आपको फॉर्म भराएगा, है ना। अंतिम जो है कि आपको फॉर्म भराएगा। कौन कौन आवेदन आपके पास चाहिए? मैट्रिक का अंक और मूल प्रमाण पत्र, स्नातक संबंधित अंक और मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों जो है कि आपको चाहिए होगा। पीजीडीसीए जिनका होगा उनके लिए पीजीडीसीए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, और स्वतंत्रता सेनानी जिनके हैं उनके लिए स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र चाहिए, और दिव्यांग है उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है कि आपको चाहिए होगा। तो ये सब प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लेंगे, है ना। ग्रेजुएशन में जो मूल प्रमाण पत्र चाहिए क्या है? हाँ, मूल चाहिए, यहाँ लिख दिया है। स्नातक से संबंधित अंक एवं मूल प्रमाण पत्र निकलवा लीजिए, अभी समय है। अगले महीने के 17 तारीख तक आपका लास्ट है। अभी इस महीने का शुरुआत 4 तारीख आज है। अभी भी आपका 1 महीने 10 दिन का समय है, निकलवा लीजिए जिनको भी निकलवाना है, चाहे जैसे निकलवाइए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ना। बाद में दिक्कत करेगा तो फिर ना बोलिएगा कि दिक्कत कर दिया है ना। देखिए, अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करके कि उन्हें ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछनीय प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से क्या हो, उनके पास फिजिकल रूप से जो है कि आपको होना चाहिए। ये भी जो है कि आपको बात कहा गया है। चलिए, ये भी जो है कि आपको हो गया, बात खत्म। पूरा का पूरा वैकेंसी हम आपको पढ़ के क्या किए, पढ़ के जो है कि आपको सुना दिए कैसे कैसे जो है कि इसका वैकेंसी होने वाला है।